एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉनिक राइनाइटिस। एक्यूट राइनाइटिस जो है उसके रिकरेंट अटैक्स होने पे क्रॉनिक राइनाइटिस होता है। क्रॉनिक राइनाइटिस जो है उसके 5 टाइप्स हैं। क्रॉनिक सिंपल राइनाइटिस, हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस, एट्रोफिक राइनाइटिस, राइनाइटिस सिक्का और राइनाइटिक कैशियोसा। सो हम पहले बात करेंगे क्रॉनिक सिंपल राइनाइटिस की। क्रॉनिक सिंपल राइनाइटिस यानी कि इसमें जो है हमारी नेज़ल म्यूकोजा और टर्बिनेट्स जो हैं उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, बट मेजर एनाटॉमिकल चेंजेस जो हैं उनके अंदर नहीं होते हैं। तो ये जो है मतलब क्रॉनिक सिंपल राइनाइटिस जो है वो हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस की प्री स्टेज है। यानी कि अगर क्रॉनिक सिंपल राइनाइटिस की कंडीशन अगर अनट्रीटेड छोड़ी जाती है तो वो हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस बन जाती है। फिर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नेज़ल डिस्चार्ज, हेडेक, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज। फिर ट्रीटमेंट जो है वो नेज़ल इरिगेशन हम नॉर्मल सलाइन से करेंगे और नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स डालेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। और फिर अगर हम वेजोकंस्ट्रिक्टर ड्रॉप डालते हैं नोज़ में, और अगर वेजोकंस्ट्रिक्टर ड्रॉप डालने पे जो हमारी जो टर्बिनेट्स हैं उनमें अगर श्रिंकेज होता है तो वो क्रॉनिक सिंपल राइनाइटिस की स्टेज है। और अगर श्रिंकेज नहीं होता है तो वो हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस की स्टेज होती है। तो यही एक मेजर जो टेस्ट होता है इनको डिफ्रेंशिएट करने का, क्रॉनिक सिंपल और हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस को। हमारा है हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस। हाइपरट्रोफी राइनाइटिस जो है वो क्रॉनिक सिंपल राइनाइटिस के बाद की स्टेज है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब बार बार अगर नेज़ल म्यूकोजा के ऊपर इरिटेंट्स आते हैं या इन्फेक्शन होता है तो जो नेज़ल म्यूकोजा जो होती है वो उस स्ट्रेस को कॉप अप करने के लिए हाइपरट्रोफी कर लेती है। तो फिर इसमें क्या होता है कि थिकनिंग ऑफ द म्यूकोजा बॉन एंड टर्मिनेट्स, हाइपरट्रोफी हो जाती है सेल्स की तो थिक हो जाते हैं तो वो मतलब सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होंगे, वो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, नेज़ल डिस्चार्ज जो है वो थिक और स्टिकी होगा, हेडेक होगा, एनोस्मिया यानी ऑल्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर अगर साइन हमें यही दिखेगा कि टर्बिनेट्स जो हैं वो उनकी हाइपरट्रोफी हो चुकी होती है। फिर अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो लाइनर क्योटराइजेशन, मतलब क्योटरी के द्वारा सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। फिर सेकंड है पार्शियल और टोटल टर्बिनेक्टोमी, यानी कि टर्बिनेट्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। हमारा थर्ड है एट्रोफिक राइनाइटिस। एट्रोफी यानी कि साइज़ का कम हो जाना या फिर सेल्स जो हैं उनका डिस्ट्रॉय होना। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है और टर्बिनेट्स जो हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है। तो एट्रोफी जो है इसकी कॉजेज़ जो हैं वो हेरिडिटरी भी हो सकता है, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। के सिम्टम्स की बात करें तो क्या होता है कि जब एट्रोफी होती है तो नेज़ल म्यूकोजा जो है वो बड़ी हो जाती है। तो नेज़ल म्यूकोजा बड़ी हो जाती है तो उसमें ज़्यादा एयर एंटर करती है। एयर ज़्यादा एंटर करती है तो नोज़ में ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस आती है तो वहाँ पर क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्रस्ट जो है वो ग्रेस ब्राउन कलर की क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है तो नोज़ जो है वो फाउल स्मेल इमिट करती है, जबकि जो पेशेंट होता है उसको वो स्मेल नहीं आती है। और फिर जब हम क्रस्ट को रिमूव करते हैं तो क्रस्ट को फोर्सफुली अगर रिमूव करते हैं तो उनसे ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग यानी कि एपिस्टेक्सिस होना। और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्रस्ट के फॉर्मेशन के कारण होता है। और फाउल स्मेल इमिट करती है नोज़, और नोज़ क्रस्ट से फील्ड होती है। और अगर हमारे फेरिंग्स तक इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब फेरिंग्स तक क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहाँ पर हमारी यूस्ट्रिकियन ट्यूब होती है। तो मतलब वहाँ पर क्या है कि हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। फिर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो नेज़ल इरिगेशन जो है नॉर्मल सलाइन से किया जाता है। और नेज़ल इरिगेशन से करने के बाद में हम क्रस्ट को रिमूव करते हैं तो मतलब एपिस्टेक्सिस नहीं होता है, मतलब ब्लीडिंग नहीं होती है और क्रस्ट को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। फिर सेकंड है एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स। एंटीबायोटिक ड्रॉप में है 25% ग्लूकोज इन ग्लाइसिरोन। मतलब एंटीबायोटिक ड्रॉप्स जो वो इसलिए डाली जाती है क्योंकि जो नेज़ल कैविटी जो है उसके अंदर और ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी ग्रोथ ना हो।
और थर्ड है हमारा वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर एस्ट्राडियोल स्प्रे किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़े तो उसकी रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाए। फिर अगर पेशेंट जो है वो इन सब ट्रीटमेंट से क्योर मतलब उसका एट्रोफिक राइनाइटिस क्योर नहीं होता है तो हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जिकल में फर्स्ट है यंग्स ऑपरेशन। यंग्स ऑपरेशन में करते हैं कि जो हमारी जो म्यूकोजल फ्लैप्स जो होते हैं, जो हमारे म्यूकोजल फ्लैप्स होते हैं उनको रेज करके और उनको सुचर कर दिया जाता है और हमारी एंटीरियर नॉस्ट्रिल्स जो होती हैं उनको बंद कर दिया जाता है ताकि उनकी रिकवरी हो जाए। और सेकंड हम करते हैं कि हम ऐसा कुछ करें कि नेज़ल कैविटी को नैरो कर दें। तो नैरो करने के लिए एक तो है मीडियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेटरल वॉल और सेकंड होता है कि हमें टेफ्लॉन पेस्ट इंजेक्शन। तो इससे क्या होता है, नेज़ल कैविटी नैरो हो जाती है और रिकवर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है राइनाइटिस सिक्का। राइनाइटिक सिक्का में भी एट्रोफिक राइनाइटिस की तरह ही कस्ट का फॉर्मेशन होता है, बट इसमें जो है वो कोज डिफरेंट होता है। इसमें जो है ड्राई हॉट और डस्टी एनवायरनमेंट के कारण क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो मोस्टली ये जो पर्सन्स माइंस में वर्क करते हैं, बेकरीज में काम करते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसमें हम सिम्टम्स भी सब सेम ही हैं एट्रोफिक के, और ट्रीटमेंट में हम ये कर सकते हैं कि हम उस एनवायरनमेंट से उनको हटाना चाहिए और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देनी चाहिए। और नेक्स्ट जो है हमारा राइनाइटिक केशियोसा। राइनाइटिक केशियोसा में क्या होता है, टिश्यूज़ का ग्रेन्युलेशन हो जाता है और हमारी नोज़ होती है वो चीज़ लाइक मटेरियल से फिल्ड हो जाती है और वो फिर सिक्रेट होता है और मतलब फाउल स्मेल आती है उसके अंदर से। तो ये जो है क्रॉनिक सिंपल राइनाइटिस के बाद डेवलप होता है, उससे अगली स्टेज ये भी हो सकती है। सो दिस इज़ द क्रॉनिक राइनाइटिस। थैंक यू।